चलो बच्चों, आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। वापस कैसे जाएंगे मतलब? नहीं, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, ना मेरी बात हुई उससे, ना मेरा मिलने का कोई प्रोग्राम है। अच्छा, चलो नई टर्म सीखते हैं। एकदम बढ़िया टर्म है। टर्म का नाम है एंट्रोपी। टर्म का नाम क्या है बेटा? एंट्रोपी। कभी क्लब वगैरह में गए हो? अच्छा, शादियों में तो गए होगे। शादी में जब घुड़चरी हो रही होती है या बारात चल रही होती है, और बारात जब बिल्कुल दुल्हन के गेट के पास पहुंच जाती है और वो बैंड वाले कहते हैं भाई अब तो बंद कर देंगे, तो उस टाइम पर जो भी दूल्हे के दोस्त होते हैं और वो होते हैं, उस टाइम पर उनकी एनर्जी कितनी होती है कि भाई अब तो ये बस 5 मिनट का ढोल रह गया है, इसके बाद ढोल बंद हो जाएगा। उस टाइम पर उनकी एनर्जी कितनी होती है ना? कम से कम 15-20 माइकल जैक्सन अंदर आ जाते हैं शरीर में, है ना? और क्या लेवल का डांस करते हो, कूद कूद के, कोई ढोल पे बैठ रहा है, कोई ढोल वाले के ऊपर बैठ रहा है, हर तरीके का डांस, है ना? मतलब तबाही मचा देते हैं लास्ट के 5-10 मिनट के अंदर। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, ना जाने कहां से, है ना? कोल्ड ड्रिंक पी के ताकत बहुत आ जाती है नहीं? लेकिन जैसे ही वो बैंड बंद हुआ, सब कुछ शांत हुआ, धीरे 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 एनर्जी लो, और फिर एकदम बोले भाई पानी पिला दे यार एक गिलास, भाई मरा जा रहा पानी पिला दे, है ना? गला सूख रहा है। और फिर बैठ के शांति से खाना खाते हैं फिर, है ना? क्योंकि भाई अब तो थक गया यार, सारा शरीर दुख रहा है या ना? जब क्रिकेट खेलते हैं तो उस टाइम पे एनर्जी कितनी हाई लेवल की होती है, बॉल फेंकते वक्त इतनी हाई एनर्जी होती है, और फिर उसके बाद जब वो शांत हो जाते हैं तो ऐसा लगता है भाई इन्होंने कोई मैच ही नहीं खेला होगा। चेंज क्या है यहाँ पे? जो घुड़चड़ी वाला टाइम था, जो लास्ट के 5 मिनट वाला जो टाइम था, उस टाइम पे रेंडमनेस जो तबाही थी वो मैक्सिमम थी। उसी रेंडमनेस को यहाँ पे एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। कि कितनी रेंडमनेस हो सकती है किसी भी सिस्टम के अंदर। अब सिस्टम क्या है भाई? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, कोई भी कंटेनर जिसमें हमने गैस फिल की है हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और उसके अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट को मेजर करने का तरीका है एंट्रोपी। सर इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है कि भाई एंट्रोपी की जरूरत क्यों है? एंट्रोपी की जरूरत है रिएक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करने में। एंट्रोपी की जरूरत है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेक करने में। एंट्रोपी की जरूरत है ये पता लगाने में कि रिएक्शन के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तुम अपनी स्टडी टेबल को लेकर बैठते होगे, है ना? स्टडी टेबल पे सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखते होगे। पता नहीं क्या होता है, हफ्ते भर के बाद फिर वही चीजें फैल जाती हैं। फिर ऑर्गेनाइज करते हो, फिर 5-10 दिन के बाद फिर वही सारा का सारा कबाड़ा सा हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? हमें कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, ऑर्डर्ड थिंग्स या डिसऑर्डर्ड थिंग्स? ऑर्डर्ड थिंग्स। अच्छा, ये बताओ, जब शादी में जाते हैं हम तो कितना तैयार वैयार होके जाते हैं, और जैसे ही शादी खत्म हो जाती है और घर आते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? उस ऑर्डरनेस को डिसऑर्डरनेस। हर टाइम लहंगा चुन्नी पहन के तो नहीं घूम सकते, हर टाइम कोट पैंट पहन के और एकदम डिसेंट होके तो नहीं चल सकते, है ना? हम हमेशा अपने आप को कौन सी पोजीशन में रखना चाहते हैं? रिलैक्स। जब मम्मी पापा घर में नहीं होते तब भाई साहब किचन भी फैला पड़ा है? अब जैसे मेरी वाइफ है नहीं घर पे, है ना? तो वो जब आएगी तो वर्ल्ड वॉर होगा। क्यों होगा वर्ल्ड वॉर? किचन के अंदर किचन नाम की चीज ही नहीं है, नमकीन के पैकेट ऐसे फैले पड़े हैं, चाय के बर्तन इधर उधर रखे हुए हैं, है ना? तो चीजें चीजें अरेंज कम है और डिसअरेंज्ड ज्यादा है। आ जाओ बेटे, मेरी बात समझ में आ रही है? माने कि हम हमेशा ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। आपका यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और लगातार हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। कोई हाथ ले भाई, रुक जा यार, अब तो थम जा। कितने बिलियन ईयर्स हो गए तेरे को, अब तो रुक जा, है ना? कितने हो चुके हैं? 4.3 बिलियन ईयर तो सुनते ही आए हैं ना। उससे पहले की कहानी होगी। अर्थ है शायद तो 4.3 बिलियन पुरानी, है ना? अर्थ है ना? तो उससे पहले का ये कबाड़ा फैला हुआ है और आज तक रुक नहीं रहा है। यानी कि हमारी लाइफ अपने आप ऑर्डर्ड अरेंजमेंट से किस तरफ शिफ्ट हो जाती है? डिसऑर्डर की तरफ, अपने आप।
अब ये डेस्क है प्रॉपरली अरेंज है, यहीं पर अगर मैं अब चला जाऊं थोड़ी देर के लिए बाहर और 10-12 बच्चे और बैठे हो, ओए होए होए तहलका। अच्छा तुम बता दो ईमानदारी से, क्लास के अंदर शांति कब रहती है? टीचर होता है तब या टीचर नहीं होता है तब? होता है तब। और तुम क्या चाहते हो कि क्लास में टीचर हो या ना हो? ना हो, क्योंकि तुम्हें मस्ती करने में चांसेस तभी ज्यादा मिलेंगे जब टीचर नहीं होगा और तुम्हें वही चीज पसंद है। तो सिमिलरली आपकी क्लास में जब टीचर है तो एंट्रोपी कम है, और जब टीचर नहीं है तो एंट्रोपी ज्यादा है। और तुम्हें सिचुएशन कौन सी पसंद है? जब टीचर ना हो। यानी कि तुम हमेशा अपने आप को उस तरफ शिफ्ट करते हो जिस तरफ रेंडमनेस ज्यादा हो, है ना? एक बात बताओ, बैठ के चेस खेलना ज्यादा पसंद करोगे, मतलब घर में बैठ के पढ़ाई करना ज्यादा पसंद करोगे, या बास्केटबॉल खेलना? बास्केटबॉल। मतलब क्यों? रेंडमनेस ज्यादा है वहां पे, एंजॉय ज्यादा करोगे। आ रही है बात समझ में? तो ये जो 5-7 मिनट मैंने जो तुम्हारी लगाई है, 5-7 मिनट केवल और केवल एंट्रोपी को समझाने में लगाई है। एंट्रोपी वर्ड को समझ लो। एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ रेंडमनेस। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? अच्छा जी, एंट्रोपी जो है, अब इससे रिलेटेड जो हमारी स्टडी से रिलेटेड चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। एंट्रोपी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। प्यारे बच्चों, क्या होता है स्टेट फंक्शन? हाँ जी, क्या होता है स्टेट फंक्शन? माता पिता जी जिनको कोई मतलब ना नंबर कहाँ से आ रहे कहाँ से ना आ रहे, बस नंबर चाहिए। पहले कितने आए थे? 30, अब कितने आए? 31। ओ मेरे बेटे का तो इंप्रूवमेंट आ गई। एक नंबर कहाँ से आया? जब भाई जाने बच्चा किस किस के पैर जोड़ के एमसीक्यू पूछो, है ना? कहने का मतलब ये हैगा कि पेरेंट्स को इस चीज से, पेरेंट्स नहीं यार, मतलब पेरेंट्स तो फिर भी आजकल तो समझते हैं, रिश्तेदारों को, ओहे होए रिश्तेदारों को केवल एक मतलब है, रिपोर्ट कार्ड में नंबर बढ़िया आए नहीं आए पिछले साल से। बढ़िया आए तो बच्चा अच्छा, बढ़िया नहीं आए तो बच्चा खराब। चाहे वो नंबर कैसे भी आए हो, मीन्स does not depend upon the path, only depend upon the initial and final state। तो एंट्रोपी, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है जहां पर हम केवल और केवल चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। केवल और केवल फाइनल एंट्रोपी में से इनिशियल एंट्रोपी को माइनस करके एक चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंट्रोपी बढ़ी या घटी। समझ में आई बात? तो कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। अच्छा, अब बात आ जाती है कि स्टेट फंक्शन तो है ही है, और क्या चीज है? ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है भाई साहब। सर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का होती? बोलो भैया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का है थी? अब बताओ, क्लास के अंदर एक ही बच्चा बैठा है, काहे शरारत कर लेगा? कर लेगा ज्यादा शरारत? दो बैठे होंगे तो फिर भी एक दूसरे के कान कून खींच लेंगे, है? और भाई ठीक है, सब बढ़िया है, आज तो भाई साहब फुल स्ट्रेंथ है, 2 ही बच्चे आए, मजे हो रहे हैं। और क्लास में 200 बच्चे हो तो पता ही ना, एक आधा तो दब भी गया हो, है? एक आधा मिले भी ना, ढूंढने से भी ना मिले तो, और टीचर ना हो क्लास में, कैमरा भी ना हो, ओए हो, तो तहलका मच जाएगा क्लास में, दीवारें टूटेंगी। यानी कि एंट्रोपी कैसी नेचर की प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। अमाउंट कम है तो एंट्रोपी कम होगी, अमाउंट ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा होगी। 1 मोल ऑफ गैस की एंट्रोपी कम होगी, 2 मोल ऑफ गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी। बोलो हाँ या ना? बोल भाई, बोल गुड़िया, पल्ले पड़ रही बात? ठीक। तो हमें एक तो ये पता चल गया कि ये स्टेट फंक्शन है, दूसरा हमें पता चल गया कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तीसरी बात अब आ जाती है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, है ना? अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या चीज है भाई? ये जो एंट्रोपी है ना, जो चेंज इन एंट्रोपी है किसी भी सिस्टम की, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, पॉपकॉर्न बनाए होंगे कभी घर पे, है ना? तो जब पॉपकॉर्न बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कॉर्न, है ना? छोटे छोटे से जो दाने हैं, कर्नल्स, कर्नल्स,
मेरे को नहीं पता था कर्नल्स कहते हैं। हाँ, तो कर्नल को अब हम जो है कुकर में डाल रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा डाल दिया मक्खन। कौन ही कहेंगे भाई, कर्नल नहीं बोला जाए, पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे, कहाँ नॉन वेज वॉन वेज बना रहे हैं। नहीं, तो कर्नल नहीं है भैया, कॉर्न ही है हमारे पास, ठीक है, भाई साहब के लिए कर्नल है। तो कॉर्न को हमने डाल दिया और थोड़ा डाल दिया भैया मक्खन, हल्का सा नमक भी डाल दिया है, और बंद कर दिया कुकर और गैस पे रख दिया। सीटी नहीं, हम बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान है, सिविक सेंस हमारा, सीटी वीटी नहीं मारते हम। नहीं नहीं, अभी रुको तो सही, कुकर रख दिया गैस पे, ठीक। बताओ पॉपकॉर्न कितनी देर में तैयार हो जाएंगे? है, गैस चालू ही नहीं करी, गैस तो चालू करनी थी। अरे बावड़ो, गैस चालू करेंगे तभी बनेंगे। अच्छा, गैस चालू कर दी और धीमी रखी, धीमी, कतई मंदी, तो टाइम लगेगा ज्यादा। और जैसे गैस गैस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कहा जाएगा भैया, जल जाएगा, पुट 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 पुट, और पॉपकॉर्न तैयार। माने टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो तुम सिस्टम को क्या दे रहे हो? एनर्जी, यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और हीट सप्लाई कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, शुरू में पॉपकॉर्न की आवाज क्या आएगी बेटा? ज्यादा आएगी, और धीरे 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 कम हो जाएगी। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अगर आप इस चीज को रिलेट करो कि हीट अगर हम किसी सिस्टम में सप्लाई करते हैं तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। ऑब्वियसली तुम्हें अभी गर्म तवे पे बैठा दो तो भाई साहब क्या हाल होगा? फुट 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 करके कूदोगे ना, वो एक दूसरे, मतलब एक दूसरे पे थोड़ी वैसे कूदोगे। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, उस सिस्टम के अंदर अगर हीट सप्लाई करते हो एट गिवन टेम्परेचर, तो वो उस सिस्टम की एंट्रोपी को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, और ऑब्वियसली एंट्रोपी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। कहीं कहीं ये फॉर्मूला देखा होगा कुछ बच्चों ने, जिनको मैंने जो है हीट कैपेसिटी पढ़ा रखा है, हीट कैपेसिटी के केस में भी मैंने यही फॉर्मूला लिखवाया था, है ना। तो प्यारे बच्चों, अभी अभी आपके पास जो एंट्रोपी है उसका एक फॉर्मूला बन गया। उस फॉर्मूले का नाम क्या है? Q बाय टी। वाह, कितनी देर हो गई तेरे को आए हुए? हाँ, चल बैठ जा, कहीं तो बैठ भाई, जल्दी बैठ। हाँ जी, तो क्या तुम मुझे यहां से एक छोटी सी बात बता सकते हो कि भैया जो एंट्रोपी है उसकी यूनिट क्या बनेगी? ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, एंट्रोपी की यूनिट बता दो क्या बनेगी। ये टाइम ना है, ये चाय नहीं है। हाँ, तो यूनिट क्या बनेगी बेटा? जूल पर केल्विन, जूली पर कैटरीना, ठीक है ना। तो जूल पर केल्विन याद रखेंगे। यूनिट क्या रहने वाली बेटा? जूल पर केल्विन। समझ गए? तो ये हो गया आपका एंट्रोपी वाला केस, ठीक है भैया। बोलो, नहीं आ रही बात समझ में? थैंक यू। मैं यहाँ थोड़ी बोलूंगा ऐसे कि, है ना। चलो नोट करो फटाफट से। हाँ, हो गया। हाँ, अभी अभी एंट्रोपी के बारे में जाना समझा, पकड़ी बात कि एंट्रोपी क्या चीज़ है, फॉर्मूला पकड़ लिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। कैलकुलेट द, लल्ला, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 80 जूल ऑफ एनर्जी, 80 जूल ऑफ हीट लिख लो, 80 जूल ऑफ हीट सप्लाइड टू अ रिवर्सिबल सिस्टम एट 100 केल्विन टेम्परेचर। सिंपल कुछ नहीं है ये, आप समझ लो इसको टीपीक्यू है ये। टीपीक्यू समझते हो ना? है, नहीं समझते? हाँ, तो डेल्टा एस आपको कैलकुलेट करना है, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। अब क्यू रिवर्सिबल आपको दे ही रखी है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी हीट सप्लाइड फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस कितनी है भैया? 80 जूल। और बेटा टेम्परेचर चिपका के दे रखा है कितना?
100 केल्विन, तो डेल्टा एस निकालना तो जस्ट लाइक अ किड क्वेश्चन, 80 अपॉन में 100 कर दोगे। मेरे ख्याल में काटना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है बेटा, तो काट दो और 0.8 जूल पर केल्विन आंसर लिख दो। हो गया? क्यों भैया थर सही बात कह रहा हूं? अब चलो फॉर्मूला यूज करना आ गया, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी आ गई, पर अब ये देख लो कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो एंट्रोपी को अफेक्ट करती है। जैसे तुम्हें कौन अफेक्ट करता है? कोई भी नहीं कर सकता। मम्मी पापा को इतने साल हो गए बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, आज तक अफेक्ट कर पाए? नहीं कर पाए। नोबल गैस हो तुम, नोबल गैस जिसे कोई भी बदल नहीं सकता, है ना? तुम रिएक्टिव ही नहीं हो। हाँ, सिर्फ 2 जगह पे बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, यानी कि 2 से पीछा तुम भी नहीं छुड़वा पा रहे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, यानी कि सोशल मीडिया और उल्टे सीधे काम, है ना? ये 2 चीजें हैं जिनके जैसे ही दोनों आते हैं तुम हाईली रिएक्टिव हो जाते हो, क्योंकि नोबल गैसेस इन दोनों से भी नहीं बच पाई। नोबल गैसेस फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के साथ कंपाउंड बना लेती हैं। बाकी जगह पे तुम्हें कोई नहीं, चाचा ताऊ दादा नाना नानी मामा मामी कोई कह ले पढ़ ले पढ़ ले, जानती ही नहीं हम। समझ रहे हो? तो तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें कहाँ रिएक्टिव होना और कहाँ रिएक्टिव नहीं होना है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो एंट्रोपी को चेंज, तुम्हें तो कोई चेंज नहीं कर पा रहा, पर एंट्रोपी को कौन कौन चेंज कर पा रहा है उनके बारे में बात कर ले। हीट और टेम्परेचर बेटा एक ही चीज है। बोल कैसे अलग है? हाँ, खेल गया लड़का मेरे साथ। बट टेम्परेचर की मदद से ही तो तू हीट सप्लाई कर तो है। बाकी देखो बात एक इसलिए हाँ भाई, अब देखो तुम शब्दों में खेलोगे, शब्दों के जाल में मुझे फंसाओगे तो दिक्कत है। बाकी बात गलत नहीं है जो ईशांत ईशान और ईशांत एन है ना? हाँ, तो ईशान भैया बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। टेम्परेचर और एनर्जी एक ही चीज है, एक ही चीज है। एक ही चीज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि टेम्परेचर से ही आप हीट, देखो लिख भी नहीं जरा, हीट सप्लाई कर सकते हो, हीट जनरेट कर सकते हो। मतलब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? और उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अब मैं कैसे कहूं कि भाई मैंने एनर्जी ले ली, है ना? तो वो उसके लिए कोई इंडिकेशन होना चाहिए ना, उस इंडिकेशन को आइडेंटिफाई करता है टेम्परेचर बेसिकली। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट सप्लाइड हो रही है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो अब देख ले एक बार कौन कौन से फैक्टर है जो चेंज करते हैं। देखो पहला फैक्टर समझना इसे ध्यान से। पहला फैक्टर है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अब सुनना ध्यान से, शुरू शुरू में जब तुम, मतलब अभी तो तुम बड़े ही हो रहे हो, है ना? 15-16 साल की उम्र है, 14-15 साल की उम्र है, 13 10 के बैठे हो गए यहाँ मतलब ठीक है इस एज में हो, है ना? सॉलिड हो एकदम भाई साहब, किसी से कुछ दिक्कत ही नहीं, क्योंकि कहीं लिंकअप नहीं है ना? एकदम फ्री हो, सॉलिड हो, तो तुम्हारे अंदर रैंडमनेस के चांसेस बहुत कम है। कॉलेज लाइफ शुरू हुई, किसी से आंखें फोर हुई और भाई तुम पिघल गए, पिघल गए भाई, फिर तुम तो बह ही गए, बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सारी चीजें जितने भी एफर्ट्स लगा सकते हो सारे के सारे एफर्ट्स लगा दिए, आखिर में हाँ हो गई उधर से, फिर तो तुम उड़ता ही फिरूं हवाओं में कहीं। मतलब सॉलिड से अगर लिक्विड पे गए, और लिक्विड से कौन सी स्टेट पे गए? गैसीय स्टेट में, है उसी चीज की, हाँ जिसके बारे में तू सोच रहा है। हाँ तो बस वही है ना ना, मैं कुछ और नहीं सोच रहा। तो इसका मतलब अगर तुम सॉलिड से लिक्विड पे जाओगे, लिक्विड से गैसीय स्टेट पे जाओगे, तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, है ना? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल लिक्विड में पार्टिकल और गैस में पार्टिकल शू शू शू, एंट्रोपी मैक्सिमम, एंट्रोपी। समझ रहे हो? समझ गए? सिंगल
एस फॉर सिंगल, सिंगल, हाँ हो गई, पिघल गया, लिक्विड, मतलब पसंद आ गई, लिक्विड, बह गया, और हाँ हो गई तो फिर तो उड़ता ही फिर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम फिजिकल स्टेट करें, फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं किसी सिस्टम की, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। रीजन बताओ क्यों? हाँ, तो उससे होगा क्या? रैंडमनेस बढ़ जाएगी। जैसे अभी तुम क्लास में बैठे हो, जो थोड़ी सी क्लास में बैठे हो, बाहर भाई साहब मस्ती है ना, बाहर ग्राउंड में जाते ही तुम खुल जाओगे, जीने में उतरते हुए पिघल जाओगे, और बाहर निकलते ही गैसियस पार्टिकल। तो एंट्रोपी कहां पे सबसे ज्यादा है? नीचे। डन भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। अब फिजिकल चेंज से तो सर बात समझ में आ गई कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। फिजिकल चेंज के बाद अगली बात अगर हम करें, तो अगली बात आती है पर्टिकुलर टेम्परेचर की। क्या कहने की कोई बात है कि टेम्परेचर से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? है, बताओ। एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा? बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ने वाली है ना। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन एंट्रोपी, या आप कह सकते हो कि एंट्रोपी चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर किससे स्टार्ट होता है बेटा? टी से। और सुबह सुबह अगर 1 कप टी मिल जाए तो एनर्जी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है ना। तो टी मिल गई तो एनर्जी बढ़ गई, एंट्रोपी चेंज बढ़ गया। ये पेपर में मत लिखना कि 1 कप चाय मिल गई उसकी वजह से एंट्रोपी बढ़ गई, तो चाय तो ना मिले बेटा, नंबर भी चले जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी बढ़ती है। अब कुछ जो CHA LA के होंगे, माने चालाक, वो कहेंगे अरे सर वाई आर यू मेकिंग अस गुलाब, यानी कि फूल, यहां पर आपने टेम्परेचर नीचे लिखवा दिया कि कह रहे हो कि एंट्रोपी और टेम्परेचर में तो रिलेशन यहाँ पे इनवर्सली है, यहाँ लिखवा रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या चाहते हो, हम खत्म ही हो जाए? हैं, हम क्या करें? बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, है कि टेम्परेचर यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहानी क्या है? कहानी बहुत ही मस्त है, इस कहानी को समझ लेना। ये वाला जो टी है, ये है बेटा इनिशियल टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? इनिशियल, यानी कि जिस टेम्परेचर पर तुमने हीट सप्लाई करनी शुरू की, हीट सप्लाई करनी शुरू की। अगर वो टेम्परेचर इनिशियली कम है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम एंट्रोपी मतलब हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाई करनी आपने क्या कर दी? शुरू कर दी, तो एंट्रोपी में चेंज ज्यादा आएगा। और इनिशियल टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और तब तुमने थोड़ी सी हीट सप्लाई की, तो उसमें एंट्रोपी चेंज बहुत कम होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो तुम? जैसे अभी तुम कांप गए, क्योंकि मैं तो बोलूंगा ना कांप गए, भले तुम्हें कुछ भी फर्क ना पड़ा हो, है ना, पर तुम कांप गए इस चिल्लाने से। क्यों? क्योंकि इनिशियल यहां का टेम्परेचर क्या था? लो। और इसी आवाज में अगर मैं शुक्र बाजार में चिल्लाऊं, निक्कर 35, पैंट 35, ले लो 35, 35, 35, छोले भटूरे 25 प्लेट, छोले भटूरे 25 प्लेट, 25 रुपए प्लेट, 25 रुपए प्लेट, 25 रुपए प्लेट, है ना, है? क्या 30 का रेट हो गया क्या? ओ तेरा गजब, कौन सी बाजार में खाता है भाई तू? यार तू क्यों जी खराब कर रहा है? बात सुन ध्यान से, हल्दीराम खाने वाले हो ना आप लोग? गोपाल जी, हम बेटा गरीब आदमी बेटा, हम तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ ना। खिला दो आशु, आशु वाले के छोले कुलचे, छोले भटूरे। लुट गया ना तू? ठीक है। अरे भाई सुन लो, अरे हेलो लल्ला, हाँ मैं क्या कह रहा था, अगर इसी आवाज में मैं बाजार में चिल्लाऊंगा तो चेंजेस बहुत कम ऑब्जर्व होंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि बाजार में पहले से ही बहुत शोर है। लल्ला समझ गया, यानी कि वहां पे पहले से ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और अभी कमरे में टेम्परेचर क्या था? कम। तो हल्की सी हीट सप्लाई की और एंट्रोपी में चेंज ज्यादा। वहां भाई साहब चिल्ला चिल्ला गला फट गया कतई, जब भी दो प्लेट ना बिकी है। पर एक बात है,
पूरे बाजार में भाई साहब कहीं भीड़ हो ना हो, छोले भटूरे की दुकान पे तो भीड़ होती होती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ चलो डन। हाँ विवेक सर को छोले भटूरे नहीं खिलाने? लल्ला ये बात समझ में आ गई? तो ये चेंज समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है गुड्डू? अगर अगर तुम्हें वैसे समझ में नहीं आ रहा तो वैसे समझा देता हूं। टेम्परेचर बढ़ाने पर भैया, टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट भी तो बढ़ रही है, तो ओवरऑल फैक्टर क्या होता है यहाँ पे? इंक्रीज हो जाता है। इनिशियल और फाइनल वाली स्टेट समझ में आ गई कैसे हो रहा है? बोल रहे करो यार तुम, यार बोलते नहीं हो यार, आ रही समझ में? ठीक है, तो टेम्परेचर वाला फैक्टर समझ में आ गया। कितने फैक्टर समझ में आ गए? 2 फैक्टर समझ में आ गए। यहाँ पे 2 लिख देते हैं। आओ अब अगले फैक्टर पे। अगला फैक्टर है भैया फैक्टर नंबर 3, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी, डेल्टा का मतलब क्या होता है भैया? चेंज। और वैसे डेल्टा का मतलब क्या होता है भैया? डेल्टा कंपनी भी है। और सोशल स्टडी में पढ़ा होगा डेल्टा क्या होता है बेटा? है जहाँ पानी पानी होता है बस बस तुमसे तो कुछ पूछो ही ना भगवान, डेफिनेशन की एनिनेशन कर देते हो। हाँ ये रिकॉर्ड नहीं होगा, चिंता मत कर। डेल्टा एन जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डेल्टा एन जी क्या है बेसिकली? डेल्टा एन जी है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। प्रोडक्ट के गैसियस मोल और रिएक्टेंट के गैसियस मोल। नीचे लिखा है बेटा, कहाँ ऊपर चढ़ गया क्या? वो नीचे ही है, तेरे को वो झूल के नीचे की तरफ आ जाएगा थोड़ी देर में। अभी ग्रेविटी अपना असर दिखाएगी ना तो जी नीचे आ जाएगा। और वैसे भी जी तो है ही, तो ग्रेविटी है तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, गिर जाएगा थोड़ी देर में। शर्म ना आ रही? देख कहाँ कहाँ चीजें पकड़ रहे, कह रहे जी नीचे नहीं है। बताओ, इसकी टेंशन हो गई जी नीचे नहीं है, हैं ये मत कर, याद मत दिला उसे। हाँ चलो यहाँ तक बात समझ में आई। ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला कहता क्या है? ये फॉर्मूला कहता है प्रोडक्ट के गैसेस मोल रिएक्टेंट के गैसेस मोल का डिफरेंस आपका डेल्टा एनजी होगा। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? डेल्टा एनजी की वैल्यू हो सकती है जब एनपी ग्रेटर देन हो एनआर से, जब एनपी लेस देन हो एनआर से, और जब एनपी बराबर हो एनआर के। तो यहां पर अगर सिचुएशन होगी तो डेल्टा एनजी की वैल्यू, वो नीचे आगे गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। यहां पर डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। और यहां पर डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी? अंडा। ठीक है, अब एक बात बताओ, किसी रिएक्शन के अंदर अगर गैस के मोल इंक्रीज हो रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। गैसेस मोल बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी तो बढ़नी है ही है। तो इसका मतलब पहले वाले केस में अगर मैं एंट्रोपी की बात करूं तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी। अगर किसी रिएक्शन में गैस के मोल कम हो गए तो रैंडमनेस कम हो गई। रैंडमनेस कम हो गई तो एंट्रोपी चेंज भी क्या हो गया भैया? जल्दी बताओ। एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव हो गया। और जहां मोल में चेंज ही नहीं आ रहा वहां पर एंट्रोपी क्या हो जाएगी? बहुत बढ़िया, नॉट इक्वल टू 0। पूछो कैसे? अब अभी मैं बताता हूं। देखो अभी हम कौन से मोल कंसीडर करते हैं? सिर्फ गैस। मान लो इस सिचुएशन में रिएक्शन जो हो रही है उसमें एक सॉलिड कंपोनेंट है और दूसरा लिक्विड कंपोनेंट है। मतलब प्रोडक्ट साइड क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। सॉलिड से क्या बन रहा है? लिक्विड। हाँ, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या होगी? 0 ही तो होगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई गैसियस मोल है ही नहीं। हाँ या ना? पर क्या एंट्रोपी 0 है? एंट्रोपी चेंज 0 है? नहीं, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? मैं समझा रहा हूं ना बेटा, देख ध्यान से सुन। यहां पे हम कौन से मोल कंसीडर कर रहे हैं? सिर्फ गैसियस मोल। और मान लो कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें सॉलिड है और लिक्विड है। जैसे फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन की बात कर लेते हैं। CH3COOH एक्वस फॉर्म में है तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 CO नेगेटिव और
H3O पॉजिटिव, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए ना, पर ये तो पूरा का पूरा लिक्विड है, पूरा का पूरा लिक्विड है, तो यहाँ पे तो डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। बट एंट्रोपी थोड़ी जीरो हो गई, मोल बढ़ गए तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, मतलब गैस ये आयंस ज्यादा हो गए तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। तो रैंडम यानी कि डेल्टा Ng की वैल्यू जीरो होने पर एंट्रोपी चेंज जीरो कंपलसरी नहीं है कि होगा, ठीक है ना। जैसे तुमने अभी यहाँ पर एक ट्रेंड सा बन गया था ना भाई, बढ़ गया तो बढ़ गया, घट गया तो घट गया, जीरो है तो जीरो, जीरो तो है तो जीरो नहीं होगा, समझ में आई बात। हाँ, उस केस में जीरो हो सकता है जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल ही हो और उसमें कोई चेंज ना हो रहा हो, ठीक है, क्लियर बच्चा, यहां तक फैक्टर समझ में आ रहे हैं अच्छे से। तो फैक्टर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टर नंबर 4 हमारा और भी प्यारा, प्रेशर। ओए होए होए, देखो अभी तुम्हारा पेपर वेपर है नहीं, निपट गए अभी, है मतलब अभी तो नहीं है ना, किस चीज का परसों, मेरे तो यार तुम एग्जाम्पल ही नहीं बैठने देते, भगवान कसम, तेरे से बात ही नहीं कर रहा। हाँ है ना, नहीं है ना, एंजॉय कर रहे हो अभी। आशु आशु के छोले भटूरे खा के आया है ये, आशु पता नहीं क्या खा रहा होगा, है ना है तो, हाँ वो पैसे खा रहा है, सही कर रहे हैं, दुनिया छोले भटूरे खा रही है, वो पैसे खा रहा है। तो देखो भैया सुनो तो सही, प्रेशर, जब तुमने 11th में एडमिशन लिया था, 10th के मार्क्स देख के ए फाड़ दे भाई साहब, 11th तो कुछ भी नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही तो है, खत्म, खूब मस्ती करी, एंजॉय चल रहा था, है जबरदस्त। पेपर के टाइम पर, पेपर के टाइम पर फोटो, फोटो फोटो तो मेरी ना खींची कभी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाऊं, इफेक्ट तो कोई समझ में नहीं आ रहा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ से समझूं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, यानी कि प्रेशर बढ़ता गया और तुम्हारी मूवमेंट कम होती गई। ईमानदारी से देख लो, तुम खुद ही देख लो, 9th में कितने मस्त रहते थे, 11th 10th में कितने मस्त रहते थे, गिनती के 4 केमिस्ट्री के चैप्टर, एक न्यूमेरिकल नहीं, फटाफट करके खत्म, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने खत्म। अब तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, कार्बन ही नहीं दिखेगा तुम्हें, ऐसे ऐसे लाइन खींच देंगे, और ले ये भी कार्बन का मोलिक्यूल है, क्या, हाँ देखा मेरे को पता था सूरज और बनाओ, अरे पहाड़ नहीं है ये पहाड़ नहीं है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, 1 2 3 4 5 पेंटेन है ये तुम्हें समझ में नहीं आया, पर मैं कह रहा हूं देखो, जो कार्बन तुम्हें इतना सुंदर दिखता था वो पहाड़ों में परिवर्तित हो चुका है ये देखो, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, हर एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, एक ये गया, ले ये CH3, 4 बॉन्ड, इस कार्बन के 2 बॉन्ड, ये एक चिंटू ये रहा CH2, एक चिंटू ये रहा CH2, एक ये रहा चिंटू, और ये रहा मिट्ठू, मिट्ठू चिंटू 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 मिट्ठू, मिट्ठू माने मिथाइल, चिंटू माने CH2। आप देख लो CH3 CH2 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 CH3, तो क्या बन गया, पेंटेन बन गया। आप देख रहे हो, यानी कि तब प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, खूब मस्ती करते थे, लेकिन जैसे जैसे 11th में आए, चैप्टर समझ में नहीं आने शुरू हुए, पेपरों का प्रेशर आया, माँ बाप की डांट पड़ी, प्रेशर बढ़ता गया, तो तुम्हारी अब मूवमेंट उतनी नहीं है जितनी पहले थी। जैसे पहले ये नानी के घर पे ही रहता था, मम्मी पापा के घर पे कभी कभी आता था, है ना, अब ये घर पे रहता है, नानी के घर पे कभी कभी जाता है, प्रेशर बढ़ गया है, अरे भैया मैंने तो डंडे खींचे, बोन लेंथ के चक्कर, बोन लेंथ इतनी होती भी नहीं है यार, इतनी तो बोन लेंथ वैसे भी नहीं होती, हाँ नहीं नहीं गलत कुछ नहीं है, प्रेशर, तो इसका मतलब अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी में जो चेंज है वो कम होगा, और अगर प्रेशर घटाओगे तो एंट्रोपी में जो चेंज है, सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही। पांचवा फैक्टर देखते हैं। पांचवा फैक्टर है बेटा, पांचवा फैक्टर है बेटा मिलना जुलना, यानी कि मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। आप सब्सटेंसेस को मिक्स करना चाहो तो भी आप आसानी से एंट्रोपी में चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हो। एब्जॉर्ब हो गया, इंग्लिश थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है? हाँ। तो अगर आपने सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया, आपने अगर लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया और गैस को गैस में मिक्स किया, है ना? अब तुम कभी ऐसे तो नहीं, पागल तो हो नहीं वैसे तुम लोग, है ना, कि चलते चलते रास्ते में ऐसे ही ऐसे ही मतलब चल रहे हो आराम से, और भाई क्या हाल है, ऐसे तो करते फिरोगे नहीं? करते हो अपने आप को ही? हेलो भाई और क्या हाल है, ऐसे तो नहीं करते ना? इतने भी अकेले नहीं है कि खुद से ही हाथ मिलाते फिरे। कहने का मतलब ये है कि जब अकेले हो, है ना, तो एंट्रोपी चेंज बहुत कम, मतलब चांसेस ही नहीं है। पर किसी से भी मिलोगे, किसी से भी मिलोगे, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो हो, चाहे वो हो, आपके अंदर डिस्टरबेंस तो होगी ही होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? ए गुड़िया, है ना? दो पढ़ने वाले बच्चे मिले और भाई तेरे चैप्टर पूरे हो गए, ये झूठ बोल रहा है, इसने सारे कर लिए होंगे, मन में चलेगा ना? यानी कि एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी ना, भले ही वो डिस्टरबेंस थोड़ी सी ही क्यों ना हो, है? यानी कि एंट्रोपी चेंज यहां पर और ये लिक्विड लिक्विड। दो बच्चे ऐसे जो पर्ची बना रहे हैं, 4 चैप्टर की पर्ची बनानी है, 2 की एक ने बना ली, 2 की एक ने बना ली, और पता चला दोनों सेम चैप्टर की बना के ले आए हैं, है ना? तो एंट्रोपी चेंज वहां पर भी होगी, ज्यादा होगी। भाई कौन से चैप्टर की बना के लेकर आया? पहले 2 के। भाई मैं भी पहले 2 की बना के लेकर आया हूं, तो फंस गए। हाँ तो तीसरे वाले केस में फुल बदमाशी वाले केस, है ना, फुल बदमाशी वाले केस, तो 2 बदमाश मिलेंगे तो भैया लड़ाई होने के चांसेस और भी ज्यादा होंगे। कहने का मतलब है चाहे तुम सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करो, चाहे लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करो, चाहे गैस को गैस में मिक्स करो, एंट्रोपी में चेंज हमेशा क्या रहने वाला है? पॉजिटिव रहने वाला है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? थैंक यू। हाँ तो बच्चों, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक को बड़ा डिटेल में समझना है तुमने। टॉपिक का नाम है भैया जी हीट कैपेसिटी। तुम्हारी भाषा में बोलूं, जिस सिचुएशन में तुम हो क्लास 11th में और जैसे तुम्हारे नंबर आ रहे हैं, तो बेइज्जत होने की कितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, किस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम्हारी आंख से आंसू टपक सकते हैं, दैट इज द कैपेसिटी। बेइज्जत कैपेसिटी किसी की बहुत ज्यादा होती है, पूरा कुनबा भी आके सुना जाए तो भी एक आंसू ना टपके और हल्की सी स्माइल हो रहेगी, कहने दो जो कहते हैं, कभी ना कभी तो कर ही लूंगा। 11th है, 11 इयर्स में तो हो ही जाएगी, है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि एक तो इतने हाई लेवल की कैपेसिटी हो कि महसूस ही ना हो रहा हो, सामने वाले बोल के जा रहे थे, दीवार को बोल के जा रहे हो। है कोई यहाँ पे दीवार हमारा? नहीं, है ना? अच्छा, हीट किसकी बेइज्जत कैपेसिटी ज्यादा होती है, लड़कों की कि लड़कियों की? लड़कियों की। बेटा हल्का सा एक बार बोल के ही देख ले, बस यही कह दे कि तूने किया है, ये ऐसे गिरेंगे आंसू सामने फवारे की तरह, समझ रहे हैं? हाँ, लड़कियों की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, है ना, मतलब बहुत कम। लेकिन लड़के भाई साहब ठेठ 70 गालियां सुन के और घर से बाहर निकलेंगे और बाहर कोई पूछेगा और भाई क्या हाल? बढ़िया भाई, सब बढ़िया, और तो ठीक है? बढ़िया भाई, मस्त एकदम। है क्यों? है ही नहीं भाई साहब, चेंज ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते कि उसको कुछ हुआ भी है। 4 चप्पल खा के आएगा अंदर से, बाहर आते ही यार कुछ नहीं यार, बस वो क्या था ना, 2-3 मम्मी ने बोले थे बोरे उठा के ऊपर रखने, तो वो बस वही रखे थे, उस वजह से होगा। कहने का मतलब क्या है, पता ही नहीं चलेगा आपको कि उसके अंदर कोई चेंज ऑब्जर्व हुआ है, यानी कि उसकी बेइज्जत होने की कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम, यानी कि उसके सुनने की कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम, है ना? आपने ये भी सुना होगा कि लड़के जल्दी से रोते
नहीं है। बहुत सारे गम शरीर में रहेंगे, गम मतलब गम परेशानियां मतलब, है ना। हाँ, तो बहुत सारी परेशानियां ऐसा ऐसा कुछ नहीं मतलब कि बहुत ज्यादा परेशान होगा भी ना इंसान, आदमी, तो जाहिर नहीं होने देगा घर पे जाने के बाद, है ना, महसूस नहीं होने देगा घर वालों को कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। घर पे अंदर घुसते ही एकदम शांत, घर वाले पूछते भी नहीं क्या होगा, अरे कुछ नहीं बस ठीक है ठीक है ना, समझ रहे हो। तो आदमियों की सहने की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, और एज कम्पेयर टू, क्योंकि सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो, तो हम तो भाई सब सॉलिड आदमी है तो सह लेते हैं। हाँ, केमिस्ट्री पे आते हैं वापस ये भी अच्छा था। हाँ, तो यहाँ पे एक वर्ड जो कैपेसिटी है और साथ में क्या लिखा हुआ है, हीट, यानी कि किसी भी सिस्टम की हीट को एब्जॉर्ब करने की कितनी कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब चेंज आ गया है, आंसू गिरना, रोना या गुस्सा कर देना, है ना। जैसे तुम अपने पापा को परेशान करो, पापा ये बचपन में खिलौना दिलवा दो, ये वाला खिलौना दिलवा, बाजार में गए, बेटा बेटा मान जाए, बेटा कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, बेटा माने मानो, तो उस लेवल पे ले गए, उस लेवल पे ले गए जहां तो तुम अपने पापा को उस लेवल पे ले गए कि जहां उसमें चेंज, उनमें चेंज ऑब्जर्व हो गया, फिर एब्जॉर्व कर रहा हूं, ऑब्जर्व हो गया, है ना। सो उस दौरान तक जो तुमने सप्लाई किया है इरिटेशन को, उस इरिटेशन की कैपेसिटी को कहते हैं हीट कैपेसिटी, मतलब चेंज कि मैंने अपने पापा को बहुत परेशान किया, ठीक आधे घंटे के बाद वो इरिटेट होकर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, ये है हीट कैपेसिटी, थप्पड़ कैपेसिटी। चलो, अच्छा एक वो भी देखा होगा तुमने, वो थप्पड़ का कंपटीशन होता, थप्पड़ मारो, देखा है ना, ऐसे खड़े रहेंगे, दूसरा मारो, तीसरा मारो, चौथे में तो बहुत नीचे, लेवल ऑफ थप्पड़ कैपेसिटी, किसी की ज्यादा किसी की कम। चेंज ऑब्जर्व करना है तुमने। अब ये यहां पे क्या चीज है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई सिस्टम है जिसमें आपने वाटर को हीट करना शुरू किया, है ना, और वाटर गर्म ही नहीं हो रहा, जल्दी से हो ही नहीं रहा गर्म, गैस ही नहीं ऑन की ना भाई, है ना। बैठे हो तुम तो पानी का पतीला रख के गैस पे और हो जाए गर्म, मम्मी ने कहा था पानी का पतीला रख देना गैस पे, हमने रख दिया पतीला गैस पे पानी का पतीला, पतीले में पानी डाल के गैस में रख दिया, पानी का पतीला कहां से, ज्यादा ना वर्ड के साथ मत खेल, है, तो वो रख दिया तो वो रख दिया, है, और मम्मी ने कहा जा बेटा पतीले में पानी डाल के और गैस पे रख दे, रख दिया, जा बेटा गैस बंद कर दे, मम्मी गैस तो चालू ही नहीं की थी फिर जो तुम्हारे ऊपर थप्पड़ की बरसात हुई, इतना पानी गर्म नहीं हुआ जितना तुम गर्म हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, सेम यहां पर भी वही एग्जाम्पल फिट होगा कि हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम टू चेंज the temperature by 1 degree Celsius और 1 केल्विन। 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज लाने के लिए जितनी भी हीट सप्लाई की, वो उसकी क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। यानी कि उससे पहले तुम्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि हमने कुछ काम किया भी है या नहीं किया। हीट कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, समझना ध्यान से, हीट कैपेसिटी एक ही सब्सटेंस की अलग अलग हो सकती है। जैसे 1 चम्मच पानी को मैं गर्म करूं, 1 गिलास पानी को गर्म करूं, 1 कटोरे में पानी को गर्म करूं और 1 पतीले में पानी को गर्म करूं, है ना। तीनों केस में से कौन सा पानी सबसे ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, चम्मच वाला पानी गर्म हो जाएगा। तो क्या तुम समझ पा रहे हो कि अमाउंट चेंज हो रही है तो हीट कैपेसिटी भी चेंज हो रही है। हीट कैपेसिटी है क्या, heat supplied to change the temperature by 1 degree Celsius of the system, या किसी सब्सटेंस, सिस्टम में वर्ड यूज कर रहा हूं तो तुम समझ पा रहे हो कि सब्सटेंस भी सिस्टम की तरह कंसीडर किया जाएगा जब मैं उसको अंडर ऑब्जर्वेशन लेकर आऊंगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? चेंज होना चाहिए, जैसे 100 केल्विन से 101 केल्विन। अब मेरी बात समझ, चेंज चेंज सिर्फ चेंज, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस से 101 डिग्री सेल्सियस, 100 केल्विन से 101 केल्विन। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 1 केल्विन टेम्परेचर किसी भी सिस्टम में बदलने के लिए जितनी भी आपने हीट सप्लाई, क्योंकि वो चेंज आपको उस टाइम पे ऑब्जर्व होगा जब वो टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हुआ, उस दौरान तक जितनी भी हीट सप्लाई कर रहे हो वो उसकी क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी। अब मुझे बताओ किसकी हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, एक पतीले पानी की या एक चम्मच पानी की? एक बाल्टी, ये भाई साहब अलग ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, नदी लो लगा दो उसमें हीटर है। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी अलग अलग है और अमाउंट के साथ चेंज हो रही है। तो हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिकली, इंटेंसिव की एक्सटेंसिव? मुक्का न खा लो कमर में, एक्सटेंसिव अभी तो पढ़ा है आधे घंटे पहले। हाँ, तो हीट कैपेसिटी को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं उसी से, ब्रैकेट मत लगा देना, सी से। क्या क्या रिकॉर्ड हुआ था? कोई बात नहीं, कट हो जाएगा तो। हाँ, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किससे कहते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से। किससे बेटा? तो यानी कि अगर सी ज्यादा है, समझ पा रहे हो, अगर सी ज्यादा है तो उसकी सहने की क्षमता क्या है बेटा, ज्यादा है। अगर सी कम है तो उसके सहने की क्षमता भी कम है। तो ज्यादा सी होने की जरूरत नहीं है, जितना कम सी होगा, जितना कम सी होगा बेटा उतना ही, इसमें हंसने की तो कोई बात ही नहीं, मैं तो सी की बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस सी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जितना सी कम होगा बेटा उतनी हीट कैपेसिटी कम होगी। अब ये हीट कैपेसिटी किसके इक्वल है बेटा, सी तो है ही हीट कैपेसिटी, सी ही तो हीट कैपेसिटी। हीट सप्लाइड टू चेंज द टेम्परेचर, हीट सप्लाइड टू चेंज द टेम्परेचर। समझ में आ रही है बेटा? Q अपॉन क्या आ गया, Q अपॉन क्या आ गया, अरे बोलना रहे, Q अपॉन क्या आ गया, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। बहुत बढ़िया। तो बेटा यहां से अगर मैं C की यूनिट पूछूं तुमसे तो क्या बोलोगे, जूली पर कैटरीना, यानी कि जूल पर केल्विन। समझ रहे हो? अभी अभी तुमने कहीं और भी देखी थी ये जूली पर कैटरीना, कहां देखी थी जूली पर कैटरीना, डेल्टा एस। डेल्टा एस, डेल्टा एस माने चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। हीट कैपेसिटी वर्ड समझ में आया बच्चा? बस हीट कैपेसिटी से क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, पहली बात ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं, कर दा वही कहाँ लिखे भाई एक्सटेंसिव ही है। बस ये भगवान देख कहाँ कहाँ ध्यान रहता है। ले खुश, मजदूरी करवा के मानेगा पूरी। चलो हैं, पिघल पिघल गया बेटा ये, ठीक है। हाँ, ग्रेविटी नाम की भी तो कोई चीज होती होगी बेटा, हैं? वो गिरेगी थोड़ी देर में, देखोगे ना तो वो आ जाएगी, टिक जाएगी उस पर। चलो बच्चा, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। समझ रहे हो? टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी। इसमें बेटा दो टर्म आपको सीखनी है, मोलर हीट
कैपेसिटी, और एक आपने सीखना है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते बेटा हम सीएम से, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते बेटा सीएस से। सीएम और सीएस। सीएम क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, और ये क्या है बेटा? बोल नहीं रहा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। माने ये हुआ कि माने बेटा यहां पर, माने नहीं सर बता रहे हैं, माने यहां पर जो अमाउंट है सब्सटेंस की, हाँ मानना है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस of 1 mole of substance। 1 मोल सब्सटेंस के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बदलने के लिए जितनी भी हीट सप्लाई करेंगे क्या कहलाएगी? मोलर हीट कैपेसिटी। मजे मत ले और ज्यादा नींद में होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगली चीज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या लिखेंगे? आहा आहा नहीं लिखेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज। बिल्कुल, नंबर थोड़ी चाहिए तुम्हें, टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस of 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में जितनी भी हीट सप्लाई होगी उसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 मोल के लिए क्या कहेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। अर्थात यजमान फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सीएम हो जाएगा हमारा Q अपॉन N इंटू में डेल्टा टी। यहां पर CS क्या हो जाएगा बच्चों? Q अपॉन W इंटू में डेल्टा टी। इस प्रकार से नई यूनिट मोलर हीट कैपेसिटी की क्या हो जाएगी? जूली पर कैटरीना पर मोल। और यहां पर यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? जूली पर कैटरीना पर ग्राम। इस प्रकार से नए 2 फॉर्मूले तैयार। प्यारे बच्चों, ये भी कैसी क्वांटिटी थी? एक्सटेंसिव। नीचे भी मोल कैसी आई? एक्सटेंसिव। 2 एक्सटेंसिव को डिवाइड करेंगे तो मिलेगी इंटेंसिव। अर्थात ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? आहा, इंटेंसिव। देख लो भैया, समझ रहे हो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। जबकि हीट कैपेसिटी अपने आप में कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। क्योंकि नीरज सर ने बताया था कि 2 एक्सटेंसिव अगर डिवाइड होती है तो एक इंटेंसिव तैयार होती है, ऐसा हम मानते हैं। हाँ जी। तो हमने अभी मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा है ना? हाँ। प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, है सीएम का फॉर्मूला क्या आया था तुम्हारे पास? Q अपॉन में N इंटू में डेल्टा T। प्यारे बच्चों, यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? CM डेल्टा T, और साथ में क्या है? N भी है। N इंटू में, अरे यार, CM इंटू में डेल्टा T।
आएगा ये फॉर्मूला? किसी को कोई दिक्कत इस फॉर्मूले से होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ बेटा तुमने फ्लोट तो किया ही होगा बहुत बारी, माने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा मैं? क्यू प्लस डब्ल्यू। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे तुम्हें कोई बदल तो सकता है, मिटा नहीं सकता। समझ रहे हो? मिटा नहीं सकता तुम्हें। घर वालों को मार तो सकते नहीं तुम हमें, घर वाले तुम्हें मार तो सकते नहीं बस तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे क्या एडवाइस दे रहा हूं मैं मतलब है ना, कहने का मतलब है तुम एनर्जी हो, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता, बस चेंज हो जाओगे। आज इंसान हो, अगले जन्म में अरे नहीं भाई अच्छा सीरियल किलर जाके बोल दे भाई मेरे सर ने पढ़ाया था मेरे को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड। सर एनर्जी तो ये तो खत्म ही नहीं हुई है हैं? तो मेरे पास केस, मेरे ऊपर केस किस चीज का बन रहा है? आजा बेटा फ्लोट, तेरे को तलोत करते हैं चल। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या बेटा? क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि हीट और वर्क, इन दोनों की मदद से हम किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को क्या कर सकते हैं? चेंज। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? टोटल सम ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, उन सारी एनर्जी का सम क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। इस इंटरनल एनर्जी, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज हम कैसे लेकर आ सकते हैं बेटा? क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू माने हीट सप्लाई करके या उस सिस्टम पे वर्क करके, सिस्टम पे वर्क करके। देखो एक बात बताना, मेरी बात सुनना ध्यान से भाई, लल्ला सुन लियो, ये बहुत बचपन में भी तुमने किया हो, ऐसे ऐसे करके हाथ गर्म हो जाते हैं ना, जब ठंड का मौसम है हाथ गर्म हो जाते हैं। तो मैं अभी काम कर रहा हूँ और काम से क्या जनरेट हो रही है? हीट जनरेट हो रही है ना? क्या तुम पानी का तापमान बिना उसे हीट किए बढ़ा सकते हो? बिना हीट सप्लाई किए। अब ये मतलब धूप में रख देंगे, हाँ है कर रहे हो ना, मतलब एनर्जी, एनर्जी नहीं करनी सप्लाई, एनर्जी सप्लाई नहीं करनी है, प्रेशर, हाँ प्रेशर से हो जाएगा। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, देखो बिल्कुल, जैसे आपने एक क्लोज कंटेनर लिया आइसोलेटेड, कौन सा कंटेनर लिया बेटा? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में क्या होता है? हीट सप्लाई नहीं होती है, बिल्कुल भी सिस्टम और सराउंडिंग की हीट सप्लाई नहीं होती है। तो अगर आप उसके अंदर पंखा फिट कर दो, नीचे रोटेशनल फैन फिट कर दो और ऊपर उसको अपने हाथ से घुमाओ खड़खड़ कर, जैसे दही बिलोते हैं, जैसे दही बिलोते हैं है ना, बस दही बिलोने वाला सिस्टम है कंप्लीट, ठीक है ना। अब बस उस दही बिलोने वाले सिस्टम को उस मटके की जगह पे समझ लो आइसोलेटेड सिस्टम है, और उसको ऐसे गड़ 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 कर रहे हो, तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी है, उस मैकेनिकल एनर्जी से हीट जनरेट होगी और टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है। ये सिस्टम होता है हमारे पास, बॉम्ब कैलोरीमीटर या कैलोरीमीटर दोनों में से एक टर्म है इसके लिए, तो है ना। तो ये डिवाइस होती है जिससे हम हीट को चेंज, हीट चेंज को एब्जॉर्ब, फिर यार एब्जॉर्ब हो रहा है यार, ऑब्जर्व करते हैं, है ना। मेरी बात को सुनना गुड्डू, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज किस तरीके से लाया जा सकता है? मैकेनिकली भी लाया जा सकता है और हीट की फॉर्म में भी लाया जा सकता है। समझ में आ रही है बात? है बेटा, बेसिकली हम जब वो कर रहे हैं तो उससे हम मॉलिक्यूल्स का प्रेशर भी तो बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है ना। और दूसरा, वैसे आप प्रेशराइज करोगे तो भी हीट जनरेट हो सकती है। आओ वापस, ये जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है, सबको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के इक्वल होता है। देख लो, प्रेशर की मदद से वॉल्यूम में चेंज लाते हैं तो वर्क डन हो जाता है, प्रेशर की मदद से वॉल्यूम में चेंज लेकर आते हैं तो वर्क डन हो जाता है। जैसे पिस्टन है ना, पिस्टन पे आप ऐसे प्रेशराइज करोगे तो क्या होगा बच्चा? वर्क डन होगा। आ रही बात समझ में? चलो, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे रिप्लेस कर दे तो मेरे पास डेल्टा यू इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा? क्यू, और यहाँ पे क्या आ गया पर बच्चों? वो लग रहा है यार, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आएगा। आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो जाता है बेटा? एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर दोनों क्या हो जाते हैं बेटा? इक्वल होते हैं, नियरली इक्वल होते हैं, तो हम पी एक्सटर्नल की जगह पे पी इंटरनल भी ले लेते हैं प्रेशर। यहाँ से क्यू की वैल्यू बताओ मेरे पास क्या होगी? क्यू की वैल्यू होगी सर डेल्टा यू
प्लस में P इंटरनल डेल्टा V। कोई गलत बात तो नहीं है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? डन है? कंफर्म है? ठीक है। अब नीरज सर छोटी सी बात और आपको बता दें कि जब आइसोकोरिक प्रोसेस की हम बात करते हैं, प्रोसेस की बेटा आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में भाई सुना करो यार, आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है बेटा? जीरो। डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है बेटा? जीरो। हाँ या ना? होती है। तो डेल्टा वी की जीरो वैल्यू होती है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल रह जाएगी? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल रह जाएगी, क्योंकि वर्क डन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या आ गया? क्यू वी। कुछ बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? ठीक है। सर आपने ये फॉर्मूला क्यों डराइव किया और फिर यहाँ पे क्यों आ गए? इन दोनों को लिंक करूंगा और फिर इस फॉर्मूले पे आऊंगा मैं। ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे और फिर आपकी एक रिलेशनशिप बनेगी जिसे हम कहते हैं मेयर्स रिलेशन। ठीक है बच्चा? तो जुड़ते हुए चलेंगे, एक एक टर्म को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अगर मैं कहूं कि मैंने हीट सप्लाई, अच्छा इधर ही देख लो, फिर इधर लिंक हो जाएगा। अगर मान लो मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं, कौन सी प्रोसेस बेटा? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा? प्रेशर चेंज जीरो होता है। प्रेशर चेंज क्या होता है बच्चा? जीरो। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी हीट सप्लाई करोगे वो चेंज किस में करता है बेटा? एंथैल्पी में। तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर चेंजेस द एंथैल्पी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंजेस द इंटरनल एनर्जी। ये दो टर्म याद रह सकती है। क्या क्या लिखा है नीरज सर ने? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी में चेंज लेकर आएगा। इतना पता है? ठीक है। अब इधर आ जाओ, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या आ गया था? Q, इधर क्या आ गया था बेटा? डेल्टा U प्लस में क्या था? P इंटरनल डेल्टा V। यही था ना? अब मान लो मैं कह रहा हूं कि मैंने यहां पर हीट सप्लाइड की है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हीट सप्लाई की है तो Q P, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? डेल्टा H किसके इक्वल आ गया? डेल्टा U प्लस में P इंटरनल डेल्टा V। QP की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? अब डेल्टा H। डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा U प्लस में P इंटरनल डेल्टा V। अब ये फॉर्मूला है जो तुम्हें दिमाग में रखना है हाल फिलहाल के लिए। रख सकते हैं? ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, कोई मुश्किल बात तो नहीं बताई अभी तक। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दो चीजें तो अभी अभी सीखी है तुमने खुद ही। क्या? कि सर डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है? QP, और डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है? QV। अब मुझे बताओ Q का फॉर्मूला तुमने क्या सीखा था? NCM डेल्टा T। Q का फॉर्मूला सीखा था ना, हीट सप्लाइड। ये देखो अभी पीछे सीखा था बेटे, हीट सप्लाइड है ना एट कांस्टेंट मोल, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? NCM डेल्टा T। सीखा था। अब हीट सप्लाइड कौन से टेम्परेचर पर है बेटा? किस पर है? कांस्टेंट प्रेशर पर। तो इसे क्या लिखेंगे? यहां पे N एज इट इज रहेगा, ठीक है। C ये आ जाएगा PM। PM को समझना क्या कह रहे हैं? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। CPM का मतलब क्या बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इनटू में क्या रहेगा बेटा? डेल्टा T। अच्छा यहां पे क्या आ जाएगा? N एज इट इज। C वॉल्यूम की बात हो रही है तो CVM। CVM को कैसे पढ़ोगे बेटा? बोलना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा U डेल्टा H का क्या फॉर्मूला बन गया? N CPM डेल्टा T। डेल्टा U का फॉर्मूला क्या बन गया? N CVM डेल्टा T। बन गया कि नहीं बन गया? कोई दिक्कत?
क्या मैं इन दोनों चीजों को, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं, ये दोनों फॉर्मूले क्या मैं इस इक्वेशन में रख सकता हूँ? इसको 1 मान लो मैं, तो इसको मैं पुट इन 1 कर दूं बेटा। डेल्टा एच की जगह पे एनसीपीएम डेल्टा टी, और डेल्टा यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? एनसीवीएम डेल्टा टी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? है ना, लिख दिया। डेल्टा एच की जगह पे लिखो बेटा एन एनपी नहीं एन सीपीएम डेल्टा टी, बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? पुल्ला करो यार, हाँ, एन सी वी एम डेल्टा टी, और प्लस में क्या है बेटा? पी इंटरनल डेल्टा वी। कोई दिक्कत यहां तक? बता बच्चा, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है सर। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास जो गैस है 4 गैसियस मोल n इक्वल टू 1, अगर नंबर ऑफ गैसियस मोल मेरे पास कितने बेटा? 1 है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या रह जाएगा? Cp m डेल्टा टी, और इधर क्या रह जाएगा बेटा? Cv m डेल्टा टी, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा? P इंटरनल डेल्टा V। बोलो हाँ या ना? नहीं आया समझ में? m तो रहेगा ना बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी, मोल 1 है, कांस्टेंट क्वांटिटी पर है, तो मोलर हीट कैपेसिटी ही ना। हाँ या ना? ठीक है, समझ गए? ठीक, गुड। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे Cp डेल्टा टी, और इधर हम लिखेंगे Cv डेल्टा टी, प्लस में क्या है बेटा? प्रेशर है और वॉल्यूम है। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं प्रेशर में चेंज लेकर आ रहा हूं या वॉल्यूम में चेंज लेकर आ रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा पीवी। डेल्टा पीवी प्रेशर में भी चेंज हो सकता है और वॉल्यूम में भी चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकता है, दोनों में से किसी में भी चेंज आ सकता है, आ सकता है। अब आपको आइडियल गैस इक्वेशन याद करो, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आरटी। तुम कहोगे सर एनआरटी होता है, बिल्कुल एनआरटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स में कितने मान चुका हूं? 1 मान चुका हूं। नंबर ऑफ मोल्स कितने मान चुका हूं बेटा? 1। तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? आरटी आ गया। जस्ट अब आप इसको यहां रख दो, रखो जरा, क्या आएगा? Cp डेल्टा टी, इधर क्या आ जाएगा बेटा? Cv डेल्टा टी, और इधर क्या आ जाएगा? डेल्टा आर टी। ईमानदारी से बताओ, गैस कांस्टेंट में चेंज आएगा क्या? नहीं। तो चेंज किस में आएगा? टेम्परेचर में। तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या रह गई? Cp डेल्टा टी, इधर क्या आ गया? Cv डेल्टा टी, प्लस में क्या आ गया बेटा? R डेल्टा टी। सब में से कॉमन क्या है? डेल्टा टी उड़ गया। तुम्हारे पास क्या रह गया? Cp इज इक्वल टू Cv प्लस में R, या Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और यही है तुम्हारी मेयर्स रिलेशनशिप। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब सर आपने उसको Cpm से Cp क्यों लिख दिया और Cvm से Cv क्यों लिख दिया? क्योंकि दोनों में ही अब कांस्टेंट क्लियर है कि मोलर हीट कैपेसिटी है, दोनों ही क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी है। तो आप Cp को अब क्या पढ़ोगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv को क्या पढ़ोगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R आपका क्या है? गैस कांस्टेंट है। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं मेयर्स रिलेशन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पेपर में आएगा तो 3 नंबर में आएगा, ड्राइव करना। क्लियर? नोट कर लो।